जब हम जापान के बारे में सोचते हैं तो हमें वहाँ का रिच कल्चर, हेरिटेज, वहाँ की क्विजीन्स, जापानीज़ लोग जिनको हम काफ़ी बार एसोसिएट करते हैं हाई लेवल ऑफ पोलाइटनेस से, उनका स्ट्रॉन्ग सेंस एटीक को लेके। ऑल्सो हमारे दिमाग में जापान की एक इमेज बनी कि वो बहुत सेफ़ प्लेस है अगर हम एशिया के और पार्ट से कंपेयर करें। एंड मैं ये सोचती हूँ कि कई डिग्री तक ये सच भी है। बट अब एक क्वेश्चन आता है, क्या वुमेन्स जापान में सच में सेफ़ हैं? बहुत बार जापानीज़ वुमेन ने अपने एक्सपीरियंस बताया है मोलेस्टेशन के ब्रॉड डे लाइट में, और सेम कोरिया में भी, और हमने एनिमेज में भी देखा है जब वुमेन्स सबवे में ट्रैवल कर रही होती हैं तो उन्हें पीछे से जो मेंस होते हैं वो ग्रैब करने की कोशिश करते हैं गलत गलत जगहों पे। हर कंट्री के कुछ ना कुछ डार्क साइड्स तो होती ही हैं। आज का केस एक अनदर लेवल का शॉकिंग केस है जो कि शायद हमारी सोच बदल देगा कि शायद जापान सेफ नहीं है वुमेन्स के लिए जितना हम सोचते हैं, और स्पेशली अगर तुम रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम और रॉन्ग इंसान के साथ हो। और जापान जो है वो विक्टिम है जेंडर बेस्ड क्राइम का, और ये चीज़ काफ़ी बार छुपा दी जाती है। एक BBC डॉक्यूमेंट्री में जो कि जेंडर बेस्ड क्राइम पे थी, ये दिखाया गया था कि जो विक्टिम्स होते हैं वो मोस्टली सामने नहीं आते हैं। लेट्स गो डीप इनटू द वीडियो। तो आज हम जिस केस के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक डिस्गस्टिंग जापानीज़ यूनिवर्सिटी क्लब के ऊपर है जो कि क्रिएट करी गई थी एडवांटेज लेने का फीमेल स्टूडेंट्स का। हर कॉलेज में कोई ना कोई क्लब तो होता ही है, और ये क्लब या तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं या तो एक जगह होती है जहाँ स्टूडेंट इंडल्ज कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ को लेकर। बट क्या आप बिलीव कर सकते हैं एक सेक्सुअल असॉल्ट क्लब भी एग्जिस्ट करता है? पहले मैंने सोचा कि ये क्यों ही एग्जिस्ट करता होगा, ऐसी चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। और चलो अगर कर रही है तो कोई इंडिविजुअल क्या इतना पागल है जो उसे ज्वाइन करना चाहेगा इस टाइप के क्लब को? ये क्लब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की आंखों से भी छुपे हुए रहते हैं। अब ये लोग अपने आप को ओपनली एडवर्टाइज तो कर नहीं सकते। ऑन द सरफेस ये अपने आप को एक नॉर्मल क्लब दिखाते हैं और ये अपनी नॉर्मल क्लब गैदरिंग करते हैं, पर इनका जो प्रे है वो होती हैं गर्ल्स उस क्लब की और स्ट्रेंजर्स भी। अब ये क्लब जो है ये अपने आप को मास्क करा रहता है, तो ये मुश्किल होता है इन क्लब को ट्रैक करना। और जो विक्टिम होते हैं इन क्लब का, मोस्टली उन्हें ड्रग करके उनके साथ डिस्गस्टिंग गैंग असॉल्ट करा जाता है। ऐसी ही एक स्टोरी है एक सुपर फ्री क्लब की। 1982 में सुपर फ्री क्लब को एस्टेब्लिश करा था एज अ सोशल गैदरिंग क्लब वासा यूनिवर्सिटी में। वासा यहाँ पे बहुत ही इलाइट यूनिवर्सिटी थी क्योंकि वहाँ के जो एलुमनी थे वो काफ़ी मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ कंपनी थे। उनके एलुमनी की वजह से उस यूनिवर्सिटी की काफ़ी प्रेस्टीजियस इमेज थी जो कि इस इंसिडेंट के बाद ख़राब हो जाती है। सुपर फ्री क्लब पहले सही में एक नॉर्मल गैदरिंग क्लब था, पर ये सब एक ड्रास्टिक चेंज लेता है जब एक स्टूडेंट वहाँ का ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। शिनिचिरो वादा एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट था 1995 में जब उसे हेड बना दिया जाता है गैदरिंग क्लब का। इसके बाद से सुपर फ्री क्लब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेट्स लर्न अ लिटिल बिट अबाउट वादा। इनिशियली शिनिचिरो ने सोचा था कि वो एनरोल करेगा चो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो 1993 में, बट वो एक एम्बिशियस यंग मैन था और वो चाहता था कि वो किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, तो वो वासा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है और वो वहाँ सिलेक्ट हो जाता है। तब वादा को पता लगता है कि एक सुपर फ्री क्लब करके एक क्लब एग्जिस्ट करता था उस यूनिवर्सिटी में, और डिसाइड करता है इस क्लब को ज्वाइन करने का। वो क्लब गर्ल्स एंड पार्टीज़ के लिए जाना जाता था, सो हु वुड रेजिस्ट। वादा को सर्कल में काफ़ी पसंद करता था और फिर वो उस क्लब का हेड ऑर्गेनाइज़र बन गया। ये सुपर क्लब सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये और भी सर्कल में एग्जिस्ट करता था। इनकी प्राइमरी एक्टिविटी थी मिलकर टोक्यो के क्लब्स में जाकर पार्टी करना, स्पेशली रोपोंगी डिस्ट्रिक्ट में। अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छुपा कर रखने के लिए वादा ने अपने क्लब मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट करा था कि वो जब भी टिकट बांटे तो उन्हीं लोगों को बांटे जो कि ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स है या फिर वो फ्रेशमेंस जो कि बहुत ईगर है इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए। बाहर से ये क्लब एक टिपिकल फ्रेटर्निटी स्टाइल क्लब दिखता था,
ये क्लब काफ़ी सक्सेसफुल भी था। क्लब के मेंबर्स सिर्फ वासेदा यूनिवर्सिटी से नहीं थे, बट दूसरी काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो कि टोक्यो में थी वहाँ से भी थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी 5 ब्रांचेस थी, 30 एम्प्लॉयज़ और एक ऑफिस भी था टोक्यो में। जो टिकट्स वो बांटते थे वो फ्री नहीं थी। वादा ने कहीं अराउंड 70,000 USD एनुअली कमाए थे, पर मनी उनका प्राइमरी गोल नहीं था। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वुमेन। सुपर फ्री ने काफ़ी यंग स्टूडेंट्स और वुमेन को अट्रैक्ट करा, स्पेशली लेस एलीट यूनिवर्सिटीज़ से। ये वुमेन्स इनकी मेन टारगेट थी बिकॉज दे वर वल्नरेबल एंड वो बिलीव करती थी कि वो अगर इन पार्टीज़ में जाएंगी तो उन्हें मौका मिलेगा हाई रैंकिंग टोक्यो यूनिवर्सिटी की लाइफस्टाइल जीने का। यूजी दाइगो जो कि एक इन्वेस्टिगेटर था जो इंटरेस्टेड था इन केस में, ने शुरू करा रिसर्च करना कि क्या हुआ था जो इस हीनियस मेस तक पहुंच गई चीज़ें। यूजी के अकॉर्डिंग ये जो लड़कियां थी ये यूनिवर्सिटीज़ अटेंड नहीं कर रही थी, वो यूनिवर्सिटी जो कि बिग सिटी में थी टोक्यो के। और जब ये रेव पार्टी का पोस्टर देखती थी तो ये सोचती थी शायद वहाँ जाने से ये जी पाएंगे टिपिकल टोक्यो लाइफस्टाइल। इन रेव पार्टी का एक ही मकसद था, यहाँ पे कुछ स्पेशल गर्ल्स होती थी जिन्हें वो इतना ज़्यादा पिलाते कि वो रेजिस्ट करने लायक ही नहीं बचती थी। और फिर ये उन लड़कियों को बाथरूम में ले जाते थे और अपनी टर्न वाइज सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। वासादा इस गैंग सेक्सुअल असॉल्ट को परमिट ही नहीं पर एनकरेज भी करता था। वासादा अपने मेंबर्स को बोलता था कि अगर वो इस हीनियस एक्ट में पार्ट नहीं ले रहे हैं तो वो इस ग्रुप के असली मेंबर नहीं है, वो इस ग्रुप की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर कैसे कोई आदमी, एक सेन आदमी, इस टाइप के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पार्ट ले सकता है? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं था, ये बाथरूम से लेके बार्स तक लेके अलग अलग लोकेशंस गर्ल्स को एक एले में ले जाकर किसी स्टेयरवेल में होटल के और इवन मेंबर्स के घरों में होता था। ये टारगेट करते थे सबसे वल्नरेबल लड़की को और जो कि अट्रैक्टिव है। देन उनको इतनी ड्रिंक पिलाते हैं, उनको इतनी स्ट्रॉन्ग वोडका पिलाते हैं, इसमें 90% अल्कोहल होती। अगर वो भी सफिशिएंट नहीं रहता तो कोई ड्रग अवेलेबल होता तो उन्हें वो पिला कर नॉक कर देते थे। लोग सोच रहे होंगे कि ये गर्ल्स ने अगर ये सब हो रहा था तो क्यों नहीं बताया। मोस्टली ये उन्हें ब्लैकमेल करते थे, ये उन सब चीज़ों की पिक्चर्स निकाल लेते थे, उस असॉल्ट की पिक्चर निकाल के उन्हें ब्लैकमेल करा जाता था और साइलेंट कर दिया जाता था। इस तरह से वो अपने विक्टिम्स को इजीली कंट्रोल कर सकते थे। बताया गया था कि एक मेंबर जिसका नाम किशिमोतो था, उसको टास्क मिला था इन विक्टिम्स को शांत करने का। उन्होंने काफ़ी सालों तक पुलिस के रेडार के अंदर ये सब ऑपरेट करा। अराउंड 100 वुमेन्स वर असॉल्टेड बाय सुपर फ्री मेंबर्स। ऐसा भी रिपोर्ट करा था कि 50 मेन जो थे वो इन्वॉल्व थे इस गैंग असॉल्ट में। क्राइम की फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती थी। सम सेड कि उन्होंने सिर्फ 2 बार करा है, कुछ ने कहा उन्होंने 1 बार और कुछ ने 15 टाइम्स। दिसंबर 19, 2001 में वाडा और 2 और मेंबर्स क्लब के असॉल्ट करते हैं एक 19 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट को वाडा के रेजिडेंस पे। और अप्रैल 2003 में वाडा और उसके 12 मेंबर्स गैंग के एक 18 ईयर ओल्ड गर्ल को असॉल्ट करते हैं। ऑन May 18, 2003 वाडा और उसके ग्रुप के 4 और मेंबर्स 20 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट को असॉल्ट करते हैं। बेशक इस केस में 100 विक्टिम्स थे, पर सिर्फ वाडा और उसके ग्रुप के 13 मेंबर्स ही अरेस्ट हुए, और वो भी सिर्फ 3 असॉल्ट जो कि मैंने अभी बताए थे। उससे ज़्यादा उन पे कोई चार्ज नहीं लगा था। और जब ये केस सबके सामने भी आया तब बहुत सारी वुमेन सामने आई अपनी रिपोर्ट्स लेकर, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली कि वो नहीं चाहते कि उनकी जो कंप्लेंट्स है वो रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उन्हें डर था कि क्या पता बाद में उन्हें टारगेट करा जाए और उनसे रिवेंज लिया जाए। वाडा को 14 साल के कैद की सज़ा मिली और उसके बाकी 12 मेंबर्स को 28 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हुई। इतना सब होने के बावजूद भी वादा को सिर्फ 10 साल की ही इम्प्रिजनमेंट क्यों मिली? वादा के फादर ने एक प्ली मांगी और बोला कि वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे विक्टिम्स के फैमिली को, पर वो कंपनसेशन सिर्फ उन्हीं 3 विक्टिम्स को प्रोवाइड करा गया, जबकि वहाँ 100 से भी ज़्यादा विक्टिम्स थे।
इतने सारे क्राइम करने के बावजूद भी उनके पास ये ऑडेसिटी थी कि वो अपनी सेंटेंसेस के लिए अपील कर रहे थे। वादा ने हाई कोर्ट में भी अपील करी पर उसकी अपील रिजेक्ट हो गई। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अपील डाली पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील रिजेक्ट कर दी। 2017 में वादा की सेंटेंस ऑफिशियली एंड हो जाती है। वादा अब ओसाका में रहता है अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी और नाम के साथ। केस एक एग्जाम्पल बन गया जापान के लिए अपने सेक्सुअल असॉल्ट लॉस को रिवाइज करने के लिए। और इसी के साथ एक गैंग सेक्सुअल असॉल्ट प्रोसिक्यूशन लॉ वाज एडेड टू द क्रिमिनल कोड ऑफ जापान। जो मिनिमम सेंटेंस था रॉबरी के लिए वो था 5 साल, पर वहीं पे सेक्सुअल असॉल्ट के लिए वो 2 साल हुआ करता था। तब के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक बात बोली थी, एक काफ़ी एब्सोल्युटली क्रीपी कमेंट पास करा था इस सुपर फ्री इंसिडेंट के केस को लेकर। उसने कहा कि कुछ वुमेन्स होती हैं जिनको देखकर ही ऐसा लग रहा है कि वो बोल रही हैं डू इट विद मी, और ये वुमेन का फॉल्ट है क्योंकि मेंस आर पैंथर। तुम दिमाग से कितने सिक हो कि तुम ये सब बोल रहे हो। एक एनिमे थी 90s में जिसे बोला जाता था रेप मैन, जो एक स्टोरी बताता था एक सुपर हीरो की जो कि कुछ भी गलत होता था उसको ठीक करता था पेनिट्रेशन से। सुपर हीरो रिवेंज लेता था वुमेन से, इंक्लूडिंग हाई स्कूल गर्ल्स, अपने क्लाइंट के लिए जो कि मोस्टली मेन होते थे। लोगों के द्वारा ये एनिमे काफ़ी इंजॉय करके देखी जाती थी। अगर मीडिया में ये सब दिखाया जाएगा तो फिक्शनल और रियलिटी के बीच में लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और ये सब होने के बावजूद भी 2014 में डजन्स ऑफ गर्ल पाई गई शिंजुकू में अनकॉन्शियस। लड़कियों को पता नहीं है उनके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, वो एकदम मदहोश है अल्कोहल के नशे में, तो किसी ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता था। ये लड़कियाँ मोस्टली जापान वुमेन्स यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ थीं। ये लड़कियाँ माई यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ बैडमिंटन खेला करती थी। ये सब देखने के बाद माई यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली जिसमें उन्होंने कहा वो ये सब होने से प्रिवेंट करेंगे ताकि ये सब जो हुआ है ये वापस ना हो सके। मेरे को उन विक्टिम्स के लिए बहुत ही टेरिबल फील होता है और मैं विश करती हूँ कि वो हर विक्टिम इस चीज़ से रिकवर हो सके, सेफली अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सके। एंड विद दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।